नमस्कार। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल की 55th मीटिंग में की रिकमेंडेशंस के बारे में। इस बारे में एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है और उस प्रेस रिलीज में से कुछ इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस मैंने चुने हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा रिकमेंडेशन जो जीएसटी काउंसिल ने किया है अपनी मीटिंग में वो ये है कि अभी हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं कि 10 अक्टूबर 2024 से कमर्शियल प्रॉपर्टी पर एक आरसीएम इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी इस संबंध में ये समस्या आ रही थी कि कंपोजिशन डीलर्स को उस आरसीएम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो कंपोजिशन डीलर्स हैं और साथ ही उन्हें अगर आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो उस पर उन्हें 18% जीएसटी डिस्चार्ज करना होगा। तो ये थोड़ा सा एक कंप्लाइंस बर्डन कंपोजिशन डीलर्स पर जरूर पड़ रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने अपनी 55th मीटिंग में एक बड़ा रिकमेंडेशन किया है और कंपोजिशन डीलर्स को एक रिलीफ प्रोवाइड करते हुए ये रिकमेंड किया है कि कंपोजिशन डीलर्स को अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड से किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे गोडाउन, शॉप आदि को रेंट पर लेने पर जो आरसीएम 10 अक्टूबर 2024 से प्रभावी किया गया है उससे बाहर रखा जाए। तो कंपोजिशन डीलर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ ये माना जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है ओवर द काउंटर सेल्स या एक्स कॉन्ट्रैक्ट सेल्स के केस में, यानी जिन केसेस में सप्लायर के बिजनेस प्लेस से ही रेसिपिएंट को गुड्स डिलीवर हो जाती हैं उन केसेस में सेक्शन 16(2)B की कंप्लायंस कब मानी जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 16(2)B में गुड्स का मूवमेंट होना जरूरी है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जरूरी है कि रेसिपिएंट ने वास्तव में गुड्स या सर्विसेज और बोथ को रिसीव किया हो। अब उन केसेस में जहां पर कि सप्लायर के बिजनेस प्लेस से ही गुड्स को डिलीवर कर दिया जाता है या रिसीव कर दिया जाता है तो विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो सेक्शन 16(2)B की कंप्लायंस कैसे मानी जाएगी, इस बारे में जीएसटी काउंसिल ने अपनी 55th मीटिंग में रिकमेंड किया है कि ओवर द काउंटर सेल्स, यानी कि जिन केसेस में सप्लायर के बिजनेस प्लेस से ही गुड्स को डिलीवर कर दिया जाता है या रिसीव कर दिया जाता है, उन केसेस में ये मान लिया जाएगा कि सेक्शन 16(2)B की कंप्लायंस हो चुकी है, यानी कि रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो चुकी हैं एंड रेसिपिएंट विल बी एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तीसरा बड़ा रिकमेंडेशन ये आया है कि जीएसटीआर 9 के साथ साथ 9C में भी अब लेट फीस एप्लीकेबल होगी। अभी तक पोर्टल पर हम देखते आए थे कि 9 की डिलेड फाइलिंग के केस में पोर्टल सिर्फ 9 पर ही लेट फीस एप्लीकेबल कर रहा था और 9C पर कोई लेट फीस नहीं ले रहा था। लेकिन अब इस मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने ये रिकमेंड कर दिया गया है कि इस बारे में एक क्लैरिफिकेशन इशू किया जाए कि पोर्टल पर 9 के साथ साथ अगर 9C भी डिलेड फाइलिंग होता है तो उस पर भी लेट फीस एप्लीकेबल होगी। तो अब जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स जो भी 9 या 9C हम लोग भर रहे हैं उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा 9C भी विद इन द ड्यू डेट दैट इज 31 दिसंबर तक फाइल हो जाए, अदरवाइज 9C की डिलेड फाइलिंग पर भी हमें लेट फीस देनी पड़ सकती है। इसी कनेक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 22-23 तक अगर आपका कोई भी जीएसटीआर 9C पेंडिंग रह गया है, यानी जीएसटीआर 9 तो फाइल्ड है लेकिन किसी कारण से 9C पेंडिंग रह गया है, तो उसमें एक लेट फीस का वेवर एप्लीकेबल होगा और वो लेट फीस का वेवर एप्लीकेबल होगा 31 मार्च 2025 तक। यानी कि अगर आपके 17-18 से लेकर 22 तक कोई भी 9C पेंडिंग रह जाता है तो उन पेंडिंग 9C को यदि आप 31 मार्च 2025 तक फाइल कर देते हैं तो आपके केस में लेट फीस का 9C पर जो लेट फीस लगेगी उसका वेवर एप्लीकेबल रहेगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज जहां पर जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है वो है सेक्शन 17(5)D में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट माने 1/7/2017 से। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सफारी रिट्रीट्स का केस बड़ा चर्चा में आया था और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला सफारी रिट्रीट्स में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में ये कहा था कि सेक्शन 17(5)D में जो फ्रेज प्लांट और मशीनरी यूज किया गया है वो इंटेंशनल है, डेलिब्रेट है और वहां पर अगर कोई मॉल का कंस्ट्रक्शन होता है और वो फंक्शनैलिटी टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिटरमाइन किया था उस फंक्शनैलिटी टेस्ट के विद इन प्लांट माना जा सकता है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लिया जा सकता है। और इसी फंक्शनैलिटी टेस्ट को आगे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन वापस उड़ीसा हाई कोर्ट के पास रिमांड बैक कर दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस सफारी रिट्रीट्स वाले केस में एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर टैक्स पेयर को दे दी है उन केसेस में जहां पर कि अगर फंक्शनैलिटी टेस्ट अप्लाई करते हुए बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट की गई है वो प्लांट की डेफिनेशन में आती है या फॉल करती है। तो अब उस विंडो को बंद करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नलिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि सेक्शन 17(5)D में 1/7/2017 से यानी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके ये प्रोवाइड किया जाए कि यहाँ पर जो फ्रेज प्लांट और मशीनरी यूज किया गया है वो एक्चुअल में इट शुड बी रेड एज प्लांट एंड मशीनरी।
तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये क्लैरिकल एरर है जिसे हम प्लांट एंड मशीनरी के रूप में ही पढ़ा जाए। हालांकि ये एक थोड़ा सा विवादास्पद रहेगा, और जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि टैक्सेशन लॉ में ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किए जाते रहे हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी फैसला उसका इफेक्ट नलीफाई कर दिया जा सके। तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट यहाँ पर होने जा रहा है जिसके बारे में रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने अपनी 55th मीटिंग में कर दी है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिले और चर्चाओं का दौर जो है गर्म हो जाए। इसके बाद आगे बात करते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS, जो कुछ समय पहले जीएसटी पोर्टल पर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इस बारे में जीएसटी काउंसिल ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यह रिकमेंड किया है कि IMS को लेकर सेक्शन 38 में अमेंडमेंट करके एक ब्रॉडर लीगल फ्रेमवर्क जारी किया जाए। यानी कुल मिलाकर IMS को एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने एक रिकमेंड किया है कि एक नोटिफिकेशन या सर्कुलर इशू करा जाए जिसका इफेक्ट ये हो, जिसमें ये प्रोवाइड किया जाए कि 3B कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर जनरेशन ऑफ 2B। किसी भी टैक्स पीरियड की 3B आप तभी फाइल कर पाएंगे जब आपका उस संबंधित टैक्स पीरियड की 2B जनरेट हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर इसका इफेक्ट ये होगा कि आने वाले दिनों में हम जो 3B फाइल करेंगे वो 14th ऑफ एवरी मंथ के बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि 14th को हमारी 2B जो है जनरेट होती है, उससे पहले हमें 3B फाइल नहीं करने दी जाएगी। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन है। और अभी कुछ समय पहले GSTN पर एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स GSTR 3B को लॉक करने की बात भी वहां पर की गई है। यानी GSTR 3B में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा 1 और 2B के बेसिस पर वो नॉन एडिटेबल होगा। तो अभी देखते हैं कि आगे आने वाले समय में 3B किस नए स्वरूप में हमें देखने को मिलती है। एक और नया जो अमेंडमेंट जो रिकमेंडेशन काउंसिल ने किया है वो ये है कि CGST रूल्स में एक नया रूल 67B इंट्रोड्यूस किया जाए, और उस रूल में ये प्रोवाइड किया जाए कि किस तरीके से एक सप्लायर अपने क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकता है। यानी कि एक मैनरिज्म प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि ये थोड़ा प्रोसीजरल ज़्यादा है। अभी हम लोग पोर्टल पर तो देखते हैं कि अगर सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू कर दिए हैं तो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करके अपनी सेल को कम कर लेता है, और अगर उसका वो क्रेडिट नोट रेसिपिएंट की 2B में रिफ्लेक्ट हो जाता है तो देन ITC इज ऑटोमेटिकली रिवर्स्ड इन 2B, एंड फिर हम लोग नेट ITC को ही 2B में क्लेम कर पाते हैं। लेकिन IMS के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर ने कोई क्रेडिट नोट गलत डाल दिया हो या कोई बिल ओरिजिनल गलत डाला था और उसके अगेंस्ट में अब क्रेडिट नोट जारी किया गया है। तो अगर आपने अपने किसी केस में कोई बिल गलत शो कर रहा था 2B में और उसका इनपुट नहीं लिया है, और बाद में अगर सप्लायर ने उसको करेक्ट करके उस पूरे बिल का क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो यू डोंट हैव टू कंप्लाई विद दैट क्रेडिट नोट। तो ये कुछ चीज़ें जो है हम IMS में भी हम लोग कर सकते हैं एडजस्टमेंट, या फिर हम 2B में भी हम कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल 67B का उद्देश्य ये होगा कि ये मैनर प्रोवाइड किया जाना कि सप्लायर अगर क्रेडिट नोट इशू करता है तो हाउ ही विल बी एडजस्टिंग और हाउ ही विल बी अलाउड टू एडजस्ट हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट दैट क्रेडिट नोट। तो जीएसटी काउंसिल की 55th मीटिंग से जो रिकमेंडेशंस निकल के आ रहे हैं उनमें से कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो आने वाले समय में जीएसटी की कंप्लायंस और रिटर्न फाइलिंग पर असर डाल सकते हैं, उसके बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा की। आने वाले दिनों में इसको लेकर सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन इशू किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जानकारी जरूर मिली होगी। इस संबंध में जो भी सर्कुलर, नोटिफिकेशन CBIC द्वारा आने वाले समय में इशू किए जाएंगे उन सब की डिटेल जानकारी भी आपको इस चैनल पर जरूर देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।